आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र का चुनाव पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला बना हुआ है। बात वोट जिहाद से होते हुए अब पाकिस्तान तक जा पहुंची है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में धारा 370 का जिक्र किया। कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार कांग्रेस की देन थी, हमने उसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। तो अब इंडिया अलायंस के लोग प्रस्ताव पास कर 370 को वापस लाना चाहते हैं। ऐसा करके वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर से बाहर करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लोग वो काम करते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हुई तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरे पाकिस्तान में तिरंगा लहरा देने की बात कह दी। ऐसा नहीं है कि एंट्री एक तरफा रही। बीते एक हफ्ते से मुफ्ती और मौलानाओं की जो अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स हुई, वहां भी पाकिस्तान का दाव देखने को मिला। जयपुर में जहरीले बोल सुनाई पड़े तो दिल्ली की मीटिंग में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने हुकूमत पर ही एहसान जता दिया। अदीब ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का एहसान है जो वो पाकिस्तान नहीं गए, वरना पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। अब सवाल है कि महाचुनाव में पाकिस्तान का ये दाव क्या ट्विस्ट लाने वाला है। सवाल ये कि पाकिस्तान के नाम पर भी हिंदू मुसलमान का एंगल फिट हो रहा है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान वाला दाव लाइमलाइट में आ गया। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिनाह को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खां को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सजा देते हो तुम, हम पे जुल्म करते हो। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले हुए सी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। 370 धारा कांग्रेस की देन थी। 370 की ऐसी दीवार थी जो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देती। 370 को हमेशा हमेशा के लिए हमने जमीन में गाड़ दिया। दोस्तों, कांग्रेस वालों को, उनके साथियों को ये बात पच नहीं रही है। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान चाहता है। तो पाकिस्तान की चर्चा अब हो रही है और पाकिस्तान की चर्चा एक तरफ बीजेपी भी कर रही है, तो जो मुस्लिम संगठन के लोग लगातार इकट्ठा होकर तकरीरें दे रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एहसान हुकूमत को मानना चाहिए, वरना पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। हुसैन दलवाई सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ हैं और जयेश वानी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। बिना पाकिस्तान कार्ड को खेले या बिना पाकिस्तान का जिक्र किए भारतीय जनता पार्टी क्या कोई चुनाव जीत नहीं सकती है? इसीलिए गाहे बगाहे पाकिस्तान का जिक्र आप लोग कर ही देते हैं। प्राची जी,
मुझे आप बताइए कि अगर हिंदुस्तान का ऑपोजिशन की सोच इस संविधान के धाराओं को मिटाने की है और हिंदुस्तान के ऑपोजिशन की सोच ऐसी है कि यासीन मलिक जो कन्विक्टेड आतंकवादी है, उसकी बीवी जो आईएसआई की एजेंट और एसेट है, वो राहुल गांधी को पत्र लिखती है, तो हम क्या मुंह पे ताला लगा दें और चुप हो जाएं और बोले कि हाँ करो करो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये तो हमारा एक राष्ट्रवादी दल के रूप में दायित्व बनता है कि हम जनता को जागरूक करें कि लड़ाई सिर्फ हमारे प्रिंसिपल ऑपोजिशन की नहीं है। हमने तो नहीं बोला कि भाई जाके यासीन मलिक की बीवी जाके राहुल गांधी को पत्र लेके, राहुल गांधी संविधान को खत्म करना चाह रहे और मुस्लिम आरक्षण लाने की बात करते हैं, उनको उलेमा लिखते, उस पर वो विरोध नहीं करते हैं। अब मुस्लिम आरक्षण की बात तो सिर्फ और सिर्फ जाके पाकिस्तान के अंदर होती है। मुसलमानों की पुलिस भर्ती में प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुसलमानों की देने की बात कर रहे हैं। ये सब तो चीजें पाकिस्तान में होती है जहां धर्म के आधार पर देश चलता है। हमारा देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, तो हम क्यों नहीं बात करेंगे जब हमारा प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर प्रूफ की बात करती थी, अभी भी वो पाकिस्तान के खिलाफ ना खुल के बोल पा रही है और पाकिस्तान का एजेंडा यही चला रही है। पाकिस्तान का एजेंडा यही है भारत की संविधान को खत्म करके इस्लामी मूल्यों को लाना, और वो ये इंडियन ऑपोजिशन कर रही है। आज ही कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मुसलमानों को फायदा देने की बात कर दी गई। क्या ये भारत के संविधान की हित है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के 3 अक्षर होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया? हम तो बाबा साहेब अंबेडकर की बात कर रहे हैं। अब अगर हम वो बात करें तो क्या आ जा रहा है, पाकिस्तान लाया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो राष्ट्र विरोधी नारे चल रहे हैं, जो राष्ट्र विरोधी लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, हम शांत तो नहीं बैठ सकते ना प्राची जी, क्योंकि हमारा दायित्व तो तिरंगे के प्रति है। हमारा दायित्व राहुल गांधी की रैली में जो हरे फ्लैग होते हैं उसके प्रति सिर्फ नहीं है, हमारा दायित्व तिरंगे के प्रति और तिरंगे के हक में जो भी बोलना होगा हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हुसैन दलवाई जी, अब आरोप जब से 370 वाला प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पास हुआ, तभी से बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है, और अब तो इसे पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ाने वाली बात बताई जा रही है। पाकिस्तान जो कहता है वही बात हमारे देश का विपक्ष कह रहा है, ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसा है क्या? बड़े आश्चर्य की बात है, और जानबूझ के ये पाकिस्तान 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 बोलते हैं। पाकिस्तान कहाँ रहा? इंदिरा जी ने पाकिस्तान तोड़ने का काम किया, बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गए। इनकी हिम्मत नहीं थी, ये इंदिरा जी ने किया, ये ध्यान में रखिए। और जब पाकिस्तान बना तो ये लोग चुप रहे, कुछ नहीं किए। हालांकि वहाँ की पंजाब की सरकार में मुस्लिम लीग के साथ ये महासभा के लोग, हिंदू महासभा के लोग थे, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये जानबूझ के पाकिस्तान का और मुसलमानों का यहाँ के कोई संबंध नहीं। कोई पाकिस्तान की नारा देता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के बारे में मुसलमान सोचते हैं कि ये बड़ी गलती हो गई कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान बना वो खाली मुस्लिम लीग या इनकी वजह से नहीं बना। इन्होंने हिंदुस्तान की बात जिस ढंग से की, हिंदुत्ववाद की बात, उससे उसका भी एक असर हुआ, ये ध्यान में रखिए। और संविधान बार बार बोलते हैं, संविधान अभी तो तस्वीर देखी मैंने, और मैंने सुना है अभी हुकूमत पर एहसान जताने की बात कही जा रही है। वो तोड़ना हुकूमत पर एहसान जताने की बात कही जा रही है मोहम्मद अदीब जी के द्वारा। लेकिन उस बात पर आऊंगी उससे पहले सर, 370 को लेकर आप लोगों पर ये सवाल खड़े हुए। 14 अगस्त से पहले जब संविधान दिया गया, 370 पर जो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने पास किया, कांग्रेस का उस पर स्टैंड, इसीलिए सवाल पूछा गया आपसे। 370 की बहाली कांग्रेस क्यों चाहती है या इंडिया गठबंधन क्यों चाहता है? कोई कांग्रेस की नीति बिल्कुल नहीं कि बहाली करना। ये प्रचार का भाग है। जानबूझ के इस तरह से प्रचार करते हैं जैसे कि ये देशवासी है, ये बड़े नेशनलिस्ट हैं और एंटी नेशनल है। हालांकि ये एंटी नेशनल है, ध्यान में रखिए। महात्मा गांधी सर एंटी नेशनल पे नहीं, पहले मुझे बताइए ना, विधानसभा किसी राज्य की विधानसभा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास करती है, वहां से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। सरकार तो वहां इंडी गठबंधन की है ना, इंडिया गठबंधन की, या अकेले उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे हैं? अरे तो आप ही की सरकार बोलूंगी ना मैं तो। 370 अभी पास हो गया है।
370 के बारे में हमारा कुछ कहना नहीं, जानबूझ के ये तो लोग समझाते बोलते क्यों नहीं बार- उमर बार- अब्दुल्ला बार- साहब बार को? यही बात करते हैं। अरे हुसैन दलवाई जी, आप- सरकार अभी के किसकी है वहाँ? इलेक्शन में, सरकार महाराष्ट्र किसकी है? के इलेक्शन में जरा सोचिए, मेरा कहना मानना, मेरा कहना आप जानना चाहते हैं तो जरा चुप रहिए, मुझे जरा बोलने दो। आज दलवाई साहब, पहले तो इस अंदाज में आप मुझसे बात मत 370 करिए। और कश्मीर का सवाल इस अंदाज में आप मुझसे बात मत करिए। दलवाई जी, इस अंदाज में एक तो आप मुझसे बात मत करिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का अगर आप जवाब नहीं देंगे तो एक बार नहीं 1000 बार टोकूंगी, लेकिन इस अंदाज में आप मुझसे बात मत करिएगा सर। आप बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन अपने अंदाज को थोड़ा जो बदलिए। है मैंने जवाब दिया, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। मैं बीच ये में नहीं ये बोल रही गलत थी, बात मैं है। आपसे अपने सवाल इस का तरह जवाब से जानना चाह चर्चा रही नहीं थी। होती, उनको बराबर बोलने दिया और हमें बोलने नहीं देते। ठीक है ना सर। आप हुसैन ये क्या दलवाई जी, बात है? आज आप पहली बार मेरे डिबेट में आए हैं। हर बार कांग्रेस के नेता आएंगे या विपक्ष के नेता आएंगे और यही बात कह के लगता है आपको कि आप सवाल से बच जाएंगे, तो नहीं होगा। हुसैन दलवाई, जब कुछ नया पॉइंट ढूंढना होगा कि कैसे एंकर को पॉइंट आउट करना है। खैर, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस का तो स्टैंड बड़ा साफ है ना, 370 पर वो कुछ नहीं कहते, वो तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। इसे कहां आपने पाकिस्तान से जोड़ दिया? प्राची जी, 370 हटा और ये भारत का संविधान की 100 से ज्यादा धाराएं जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुई। जब 370 था तो पाकिस्तान के नारे लाल चौक पे लगाया करते थे। अगर कांग्रेस पार्टी 370 के हटने के पक्ष में है तो क्या राहुल गांधी का मुझे आप एक ट्वीट दिखा सकती हैं? कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट दिखा सकती हैं जो इसका समर्थन करे? नहीं, ये इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी की बात तो राहुल गांधी खुद नहीं मानते, राजीव गांधी की बात राहुल गांधी नहीं मानते। अब मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूं। ये देखिए वो आर्टिकल, ये जाति जाति की एग्जांपल दे रहा हूं। बात करते हैं, जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी हुआ करते थे, वो कहते थे कि भैया भारत का हर नागरिक सिर्फ भारतीय जात के नाम पे वोट मत मांगो। अब राहुल गांधी हिंदुओं को जाति के अंदर बांटने की बात करते हैं, मुसलमानों में जाति की बात नहीं करते। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की बात तो राहुल गांधी कैसे मिला, या कौन सा पैमाना आपके पास है, या कौन सी मेजरमेंट मशीन आपके पास है कि आप ये मेजर कर लेते हैं कि सामने वाला कितना देशभक्त है, कितना राष्ट्रभक्त है, कितना राष्ट्रहित की बात सोचता है, और आप कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं? मैं बताता हूं। विपक्ष कितना अपने देश को प्यार करता है, उसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। मैं बताता हूं, नहीं मेरे को है। प्राची जी, मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूं। अगर यासीन मलिक की बीवी जो आईएसआई की एजेंट है, वो राहुल गांधी को पत्र लिखती है और कहती है कि राहुल गांधी जी, यासीन मलिक जो एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, जो कश्मीरी हिंदुओं का कातिल है, जो जेकेएलएफ का फाउंडर है, वो उसको सिर्फ आप ही बचा सकते हो। राहुल गांधी राष्ट्रभक्त जवाब ले लेती हूँ मैं, जयेश जी से जवाब ले लेती हूँ। 370 पर, राम मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादी है, वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं। अच्छा, मैं जवाब ले लेती हूँ। जयेश वानी जी, आपकी पार्टी की विचारधारा तो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बार बार आप लोग आकर बताते हैं पाकिस्तान का कोई मंसूबा यहां कामयाब नहीं होगा, ये आप बार बार बताते हैं। तो ये 370 पर, जब 370 की बहाली का प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो जाता है, उस पर आप लोग खामोश क्यों रह जाते हैं? क्यों मौका देते हैं आप बीजेपी को कि वो सवाल करे कि पाकिस्तानी वाली बात यहां विपक्ष क्यों कर रहा है देश में? अच्छा, मैं बोलूं ना, सवाल ही नहीं आता। जी जी जयेश जी बोलिए कि अभी ये 370 दलवाई जी आपसे सवाल नहीं है, जयेश जी से बोलिए। दो चीजें हैं आपके सवाल के, तो हट गया, अच्छी बात है। दलवाई जी की आवाज थोड़ी कम आपके सवाल में दो जवाब है। जी जी, आपके एक सवाल में दो जवाब है। एक तो जवाब ये है कि 370 का शिवसेना ने खुले तौर पर 370 जब हटाया गया उसका समर्थन किया था, उद्धव जी ने किया था, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ने किया था। 370 हटाने को लेकर किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, रही बात 370 के हटाए जाने के वजह की, तो वजह क्या बताई गई थी ये आपको याद होगा। प्राची जी, आप तो बड़े लंबे समय से मीडिया में रह चुकी हो और अभी भी हो मीडिया में, तो आपको याद होगा कि पंडितों को वहां पर ले जाकर बसाना है, क्योंकि 370 से हिंदुस्तान कभी कटा नहीं था। कुछ सिविल केसेस की, कुछ सिविल कानून जो है, उन सिविल कानून में अंतर था, जिसको हटाए जाने की वजह से वहां पर लोग फिर से अपना घर ले सकेंगे, वहां पर बस सकेंगे, वहां पर उद्योग लग सकेंगे। इस तरीके की बात बस एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, फिर अपनी बात कंप्लीट करिए। पूरी बात सुनिए। देखिए, अभी मैं तो बात ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एक ही वर्ड कहा प्राची जी। फिर हुसैन दलवाई साहब जो कह रहा है, आप उस बात को पुख्ता कर रहे हो जी। तो
अब आप सुन लीजिए प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेरी दरखास्त है आपसे। बोलिए ना, बोलिए। वो जो 370 जो हटाया गया था ना, वो तो पंडितों को वहां पर ले जाकर बसाने के लिए लगाया गया, हटाया गया था, ये तो बीजेपी ने कहा। तो क्या कभी आपने बीजेपी से ये पूछा कि अब तक कितने पंडित वहां पर जाकर बसे? ये तो कहा गया था कि अब कोई भी हिंदुस्तानी वहां जाकर जमीन ले सकेगा। क्या आपने बीजेपी से कभी ये सवाल किया है, या बीजेपी ने इस बात का कभी जवाब दिया है कि अब तक अदानी छोड़कर वहां पर किस हिंदुस्तानी ने अपनी जमीन खरीदी है? कभी इसके जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और हम किस बात पर, किस विषय पर बात करें, किस विषय पर बात ना करें, ये भी क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? मैं तो आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे लाइव पर बुलाने से पहले ये कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, इस बात के लिए बहस होनी है। तो क्या बेरोजगारी का मुद्दा जरूरी नहीं है जो महाराष्ट्र से अलग मान लेते हैं क्या? 370 को आप महाराष्ट्र से अलग मान लेते हैं क्या? तो सुनिए ना, नहीं मैं सुनूंगी आपको, लेकिन आप डायरेक्ट हमारी बात ना रखें, आप हमारी बात ना मैंने रखें। आपको सुना, मैंने तो बता दिया, मैंने आपको सुना, मैंने तो 370 की बात कह दी। अब आप मेरी सुनिएगा जयेशवानी जी, अब आप मेरी भी सुनिएगा। मैंने आपको सुना, आपने मुझसे कहा, आपने दरखास्त की कि मैं बीच में ना बोलूं, मैं नहीं बोली जब तक मुझे जरूरत महसूस ना हुई। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि टॉपिक कुछ है, जवाब कुछ हो रहा है। 370 को अलग मानते हैं क्या इस देश से? महाराष्ट्र अलग है क्या इस देश से? अभी आप क्या पूछना चाहती है वो तो पूछिए ना। हम पूछ रही हूँ ना, 370 को या जम्मू कश्मीर को आप अलग मानते हैं महाराष्ट्र से? कोई फर्क नहीं पड़ता उसका? अलग है क्या? सब कुछ अलग है देश में, अलग अलग है। क्या बात कर रहे हो आप? आपने कहा, आपको किसने बोला है, आपको किसी ने कहा ये कान में आकर कि शिवसेना जम्मू कश्मीर को अलग मानती है? आप बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं ऐसी जयेशवानी जी कि महाराष्ट्र के चुनाव पर चर्चा करनी थी, आप कहां 370 पर चर्चा कर रही हैं? अरे 370 इस देश का मुद्दा है, तो इस देश के मुद्दे को महाराष्ट्र में भी उठाया जाएगा, हर जगह पर उठाया जाएगा। खैर आपने बात कही थी कि 370 महाराष्ट्र 370 ये तो मुद्दा लोकसभा के वक्त उठाया जाएगा ना, लोकसभा के वक्त ये समस्या। प्रस्ताव पारित हुआ है मैडम, हम तो सिविल मैडम पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं। अच्छा आप पूरी बात कर लीजिए अपनी, आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। मैं तो वकील हूँ, मैं तो ऐसी बहस नहीं कर सकता हूँ। सर मैं भी नहीं कर सकती हूँ जयेशवानी जी, मैं भी नहीं कर सकती हूँ ऐसी बहस जिसमें बेतुकी बातें हो। मैं भी नहीं करती ऐसी बहस। मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये जो 370 के को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ? लोकसभा चुनाव में हुआ था क्या? अभी हुआ है ना जम्मू कश्मीर में? स्टैंड क्लियर किया आप लोगों ने। और आपने कहा कि 370 जब था तो कुछ सिविल कानूनों का अंतर था। सर देश का संविधान लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, अब लागू होता है अंबेडकर साहब का संविधान। ये छोटी बात है? जी हो गया आपका, अब मैं जवाब दूं आपको? मेरा सवाल है सर, हुआ नहीं है अभी, आगे अभी और होगा जी। यहाँ होने के लिए नहीं बैठे सुन लिया मैंने आपका पूरा, बहुत बढ़िया सवाल सुना। आपका सवाल ये था आपको, जी क्षमा कीजिए, क्या बोलिए? बोलिए सर, कंप्लीट करिए। क्या कहा आपने? कंप्लीट करिए। हाँ तो जवाब ये है प्राची जी कि जिन अनपढ़ लोगों ने आपको ये बताया है कि हिंदुस्तान का संविधान जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होता था, उन अनपढ़ लोगों से कहे, एक तो वो अपनी डिग्री दांव पर लगाए, या वकील होने के नाते मैं अपनी लगाता हूं। हिंदुस्तान का हर कानून वहां पर लागू होता। 370 ये विशेष प्रावधान था, लगा दीजिए विशेष सर। प्रावधान और संविधान। जयेशवानी जी, अनपढ़ लोग, ये पढ़े लिखे लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। नहीं बताऊंगा, नहीं कर सकते आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लॉ स्कूल नहीं बताइए। उमर अब्दुल्ला से पहले किस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ खाकर जम्मू कश्मीर के सीएम पद पर बैठे हो? ये जो आर्टिकल 370 प्राची छोड़ो, अच्छा जवाब ना प्राची। उमर अब्दुल्ला जी से पहले, कहां से आया बताइए? आंकड़ा कहां से आया? उमर अब्दुल्ला जी से पहले आंकड़ा कहां से आया? संविधान की कसम खाई थी, बताइए जनता पार्टी के लोग अनपढ़ है प्राची मैडम। ये प्राची मैम आप समझिए, प्राची मैम आप समझिए, बीजेपी के लोग अनपढ़ है, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये गलत इतिहास बताते। अच्छा आर्टिकल जल्दी से 370 छोटा जवाब दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जल्दी से छोटा जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी। कर रहे हो? फिर मैं आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। आप क्या बात कर रहे हैं पहले आप सोच लीजिएगा, रिवाइंड करिएगा। बोलिए प्रदीप भंडारी जी, क्यों दें वो आपको प्रूफ, या क्यों आप डिसाइड करेंगे कि क्या बोलेंगे जयेशवानी जी? सुनिए, नहीं मेरी बात एक बार चीज सुनिए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं चाहता हूं कि अपनी वकील की डिग्री को ऑन रिकॉर्ड लगा दे और छोड़ दे। ओपन चैलेंज मैं आपके शो पे दे रहा हूं। जब आर्टिकल 370 लागू था, भारत के संविधान के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं था जम्मू कश्मीर में। जब आर्टिकल 370 था तो पंचायत लेवल पे इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे, पंचायत राज और ब्लॉक डेवलपमेंट। जब आर्टिकल 370 था, जब आर्टिकल 370 था, आपके जैसे वकील बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था।
जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, इन्होंने बोला ना, मतलब इनको जवाब दे रहा हूँ मैं, इन्होंने बोला संविधान की धारा है। अरे आपके जैसे वकील मेरे मित्र, जब आपके जैसे वकील कोर्ट में करके बात करो तो केस हारा जाता है। महाराष्ट्र द्रोही प्रदीप भंडारी, मराठी द्रोही प्रदीप भंडारी, आवाज नीचे करके बात करो। जयेश वानी जी, आप यहाँ पर्सनल नहीं होंगे और किसी को ऐसे, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं पास करेंगे आप जयेश वानी जी। नहीं, यहाँ डिबेट में हम पॉलिटिकल बात करते हैं, पर्सनल नहीं होते हैं किसी के साथ। यहाँ मैं किसी के मेहमान के साथ पर्सनल होने के लिए नहीं बुलाती हूँ। अपनी पर्सनल खुंदस अपने घर पर, अपने शहर में निकालिएगा, मेरे शो पर नहीं निकालिएगा प्लीज। क्या बात कह रही हो प्राची मैडम? अरे मैंने प्रदीप के साथ काम किया है, क्या मुझे किया है ना सर, वो आपकी पर्सनल निजी जीवन है। मैं आप लोगों के काम के बारे में चर्चा कर रही हूँ क्या? आप लोगों के काम के बारे में चर्चा कर रही हूँ क्या? महाराष्ट्र द्रोही आदमी है, अच्छा रुकिए, मराठी द्रोही आदमी है ये मेरे साथ में अपने आप ये महाराष्ट्र मैं एक सेकेंड प्राची जी, ये डिबेट, एक सेकेंड प्राची जी, ये डिबेट मेरे बारे में नहीं है ना, प्रदीप भंडारी कह रहे थे, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, नहीं जानता व्यक्तिगत रूप से। ये मेरा निवेदन है, मेरे से साथ में क्या कर रहे हैं ये? बोलिए प्रदीप जी, जल्दी कंप्लीट करिए ना। आपने बोला, मैंने आपको सुना, आपको बाद में ठीक है, सिर्फ प्रदीप भंडारी जी के पास है। बोलिए प्रदीप जी ने आपको गाली बकना सिखाया है तो आप वो बोलिएगा, मेरे को तो बोलने दीजिए। हाँ, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि भारत के सहयोग, कौन सी गाली दी मुझे बताइए? अरे झूठ का भारत के तो आप लोग हमेशा नहीं लागू होता था जम्मू झूठ कश्मीर बात के अंदर, जब कहोगे, आर्टिकल झूठा इतिहास कहोगे, भारत के संविधान में दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जब आर्टिकल 370 था, भारत के संविधान के हिसाब से शपथ नहीं ली जाती थी, जब आर्टिकल 370। अच्छा ठीक, प्रदीप भंडारी जी और जयेश वानी जी, इसे प्रदीप भंडारी जी वर्सेस जयेश वानी का डिबेट नहीं बनाते, इसे महाराष्ट्र पर लेकर आते हैं, इसे देश के मुद्दों पर लेकर आते हैं, इसे वर्सेस वाला डिबेट नहीं बनाते हैं। अभी मैं बीडी जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद मुमताज जी आपके पास आऊंगी। बीडी सिंह जी, जयेश वानी साहब जो अभी तक आपके साथ थे, अब वो आपसे अलग है, आप लोगों की राहें जुदा जुदा हैं, पार्टी बिल्कुल अलग हो चुकी है। जयेश वानी साहब ये कह रहे हैं कि एजेंडा है, सिर्फ एक फेक नैरेटिव है। बीडी सिंह जी को दिखाइए जरा, ये एक एजेंडा है, ये एक नैरेटिव है जो बीजेपी और उसके साथी मिलकर लड़ रहे हैं। भाई विपक्ष को सीखने की जरूरत नहीं है ना। जी जो है, जयेश वानी जी जो बोल रहे थे कि 370 का जो है बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया था, तो अभी ये जो पार्टी है वो बाला साहब ठाकरे की कहाँ रह गई? क्योंकि क्या है, अभी हाल में ही आप सुना, अभी मेरे मुंह में बाइट मत डलवाइए। जयेश वानी साहब सिर्फ आप ही आए डिबेट में बोलने के लिए, अब आपको टोक दूंगी, मैं आपको टोक दूंगी तो सर आप फिर कहने लगेंगे मुझे टोकती हैं, मुझे बोलने नहीं देती हैं, लेकिन आप दूसरे मेहमान को नहीं बोलने देंगे, आप दूसरे मेहमान को नहीं बोलने देंगे। जयेश वानी जी आवाज कम रखिएगा, जयेश वानी जी की डिबेट खराब नहीं करनी होती। जयेश वानी जी डिबेट खराब नहीं करनी होती है ना, डिबेट खराब करने के लिए नहीं आते हैं। बोलिए बीडी सिंह जी। अभी जो दिंडोसी में इनके एमएलए जो है वहां जो गए थे, क्या कहते हैं, मस्जिद में, और मस्जिद में जावेद मुल्ला जी से बात किए, और मुल्ला जी से डायरेक्टली बात हुआ कि अभी क्या है, बाला साहब वाली विचारधारा नहीं है, अभी विचारधारा अलग है। ऑलरेडी उन्हें एमएलए ने भी जो है एक्सेप्ट किया कि मैं मस्जिद में गया था, और मुल्ला जी ने भी बताया कि हाँ वो आए थे जो है बीडी सिंह जी, शब्दों का चयन थोड़ा देख कर करें। मौलाना साहब, हाँ, तो वो जो है मौलाना साहब ने बताया कि हाँ आए थे जो है, और अभी बोल रहे हैं कि विचारधारा चेंज हो गई है। अरे तो सर, हम जो है सर्वधर्म की बात नहीं करनी चाहिए क्या इस देश में? बीडी सिंह जी, क्या नहीं, क्या सर्वधर्म की बात नहीं करनी चाहिए? नेता मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए या चर्च जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मंदिर या मस्जिद की मतलब नहीं प्राची जी, मतलब ये है कि जो वहाँ वक्तव्य जो मौलाना साहब ने दिया कि ऑलरेडी मेरे इनके लीडर से बात हो गई है, पहली वाली शिवसेना नहीं है, अभी शिवसेना हम है, दोनों साथ में मिलजुल के लड़ेंगे जो है, ये बात हुई। उस बात की बात करा। दूसरी बात ये है, अभी उद्धव जी का मेरे पास जो है बाइट है कल की सभा का, उन्होंने ये बोला हुआ है सभा में कि मैं श्री राम वालों को हरामखोर बोलता हूँ, हरामखोर जो श्री राम को श्री राम बोलते हैं। बीडी सिंह जी, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ भी है तो आप प्लीज शो पर मत करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं आप शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, प्लीज। ऑलरेडी बाइट है मेरे पास, उन्होंने अगर दिया है तो आप यहाँ आकर मत करिए, ऐसे शब्द नहीं चलाते हम, ऐसे शब्दों को जगह नहीं मिलती है सर। दूसरी बात ये मैडम कि जो अमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने पहले ये बोला हुआ था भाषण में कि 370 में वापस लाने का प्रस्ताव तब लाऊंगा
जब जो है महाराष्ट्र और झारखंड के ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो मैं ये मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ कि बीच में प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट है कि ये बदली हुई शिवसेना है। जयेश जी इस पर जवाब दें, उससे पहले मुमताज आलम रिजवी जी, ये क्या हो रहा है इस देश में? ये कौन है जो नफरत के बीज बोने की कोशिश कर रहा है? ऐसा क्या हो गया है इस देश के मुसलमानों के साथ कि अब ये नौबत आ रही है कि आप पहले तो पत्र जारी कर रहे हैं, आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप फतवे जारी कर रहे हैं कि भाई आपको कहाँ किसको वोट करना है, और अब खुलकर आप कह रहे हैं हुकूमत पर एहसान है कि हम लोग यहीं पर रह गए, वरना पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। ये सूट करता है क्या? देखिए, ऐसा एक तो फतवा कोई नहीं दे रहा है मैडम, बिल्कुल गलत चलाया जा रहा है। डिमांड मांग हमेशा की जाती रही और की जाती रहेगी, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप लोग मुहावरे की जबान नहीं समझते। कोई बीजेपी जो है वो, चूंकि उसके जहन में वो तो पहले ही तय कर चुके हैं कि मुसलमान इस देश का पाकिस्तानी है, मुसलमान इस देश का आतंकवादी है। अभी जब कल खड़गे ने एक लफ्ज आतंकी इस्तेमाल कर लिया तो पूरी भाजपा को मिर्ची लग गई। लेकिन ये भाजपा एक चुने हुए संसद को जब पार्लियामेंट में आतंकवादी कहती है तब इनको शर्म नहीं आती है कि ये क्यों हम कह रहे हैं? जब इस देश के जो हुब्बुल वतनी की मिसाल है, चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो, चाहे जाकिर हुसैन साहब हो, हाँ, चाहे पीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, या इस तरह के न जाने कितने लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी खिदमत है, लेकिन इनको हमेशा हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी नजर आता है। तो गुनहगार कौन है? दूसरी चीज, मोहम्मद अदीब साहब ने ये कहा, उसको आप समझने की जरूरत है पहले। हाँ, समझाइए मुमताज जी, ये पॉइंट समझाइए। देखिए, ऐसा है, प्राची जी, मैं 1 मिनट, प्रदीप भंडारी जी बस 1 मिनट रुकिए। उन्होंने ये जो जिन्ना है, जिन्ना की आइडियोलॉजी को खारिज किया है। उनका पहले समझिए, उन्होंने कहा कि जिन्ना को यहाँ के मुसलमानों ने, जो अपने आप को गर्व से हिंदुस्तानी कहते हैं, जो भारतीय कहते हैं, उन्होंने जिन्ना की आइडियोलॉजी को खारिज किया है। भारत में है, जिन्ना के विरुद्ध आपको खड़ा होना होगा, जिन्ना की आइडियोलॉजी का समर्थन आपको नहीं करना होगा, ये तो तय है अगर आप भारत में हैं। मेरी जो आपत्ति है वो इस लाइन पर है, मेरी आपत्ति इस बात पर है। सर सुनिए, 1 मिनट, 1 मिनट मुमताज जी, 1 मिनट नहीं, मैं आपको सिखा नहीं रही। सवाल मेरा इस लाइन पर है, उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हुकूमत को हमारा मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। इस देश में रहना क्या एहसान है? नहीं, एहसान नहीं है, लेकिन मुसलमान बता रहे हैं इस देश के कि जो हमारे साथ दोयम दर्जे के शहरी का सलूक किया जाता है और जिस तरह से आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, दोयम दर्जा याद रखिएगा, देश का मुसलमान कैसे परेशान है याद रखिएगा। मुमताज जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट बड़ा दिलचस्प है और मुझे समझना है आपसे कि इस देश के मुसलमान के साथ ऐसा क्या किया जा रहा है कि उन्हें एहसान दिखाना पड़े कि आप, एहसान है हुकूमत पर हमारा कि हम यहां रहे, वरना पाकिस्तान लखनऊ तक हो। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई या महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई पाकिस्तान पर क्यों आई? पाकिस्तान वाला दांव आखिरकार क्यों खेला जा रहा है? वोट जिहाद की बात करते करते ये लड़ाई यहां तक कैसे पहुंची, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। और प्रदीप भंडारी जी, पूरा विपक्ष ये कह रहा है, मुमताज जी फिलौट 1 मिनट, पूरा विपक्ष ये कह रहा है, मुमताज जी भी ये कह रहे हैं कि भाई ये सरकार तो चाहती है ना, इस सरकार का मतलब हिंदुस्तान के निवासियों का मतलब सिर्फ हिंदू है, और दोयम दर्जे का आपने कर दिया है या सेकंड ग्रेड का आपने कर दिया है मुसलमानों को, इसलिए याद दिलाना पड़ता है अपना। हम क्या 30 सेकंड मैडम, 30 सेकंड मुमताज जी, 30 सेकंड, 1 सेकंड मैं आ रही हूँ, मुझे आपका जवाब देना। 1 मिनट, अरे भंडारी जी तो बोल ही रहे माशाल्लाह, 30 सेकंड और हमें दे दीजिए माइनॉरिटी में। देखिए, ऐसा है, हमने ये कहा कि 72 मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन इनके यहाँ बैटिंग करने वाले मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम, शहजाद पूनावाला, शादिया इल्मी और न जाने कौन कौन, इनको एक नजर नहीं आया कि मंत्री भी बना दिया जाए। इसी तरीके से आप देखिए कि ये बात जो है, जब यूसीसी की करेंगे तो कहेंगे साहब उसमें जो ट्राइबल के लोग हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। अमित शाह कह देते हैं क्यों नहीं शामिल किए जाएंगे। जब सीए की बात होगी, एनआरसी की बात होगी तो वो शामिल नहीं होंगे, मुसलमान शामिल होंगे। इसी तरीके से आप तमाम औकात देख लीजिए, छीनने की कोशिश की जा रही है। कैसे कहा जाए, जी हो चाहे शहजाद पूनावाला जी हो, कि भाई आपको क्या सेकंड ग्रेड कैटेगरी में रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उनसे पूछ लेते हैं आप कब से की बात जानने लगे, किसी की और क्या रखा है? बिल्कुल है, कैसे जानने लगे आप मुमताज आलम? अरे 72 मंत्री बनाए, एक को अरे उनसे तो पूछते ना कम से कम साहब। और रही बात यूसीसी की,
रही बात यूसीसी की, मौलाना ड्राफ्ट आजाद आपके पास एजुकेशन आया नहीं, फाउंडेशन बंद कर दिया। हल्ला पहले ही मचना शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश में कह अरे रहे हैं सर, कि ट्राइबल को अलग साहब, रखने की बात हुई, लेकिन उसमें हिंदू भी तो शामिल है, तो हिंदू भी फिर सेकंड ग्रेड का हो गया क्या? सिर्फ मुसलमान ही क्यों कोट करते हैं यूसीसी में? यूसीसी हालांकि आज मेरे चर्चा का विषय है नहीं। अब प्रदीप भंडारी जी, शक, मैं आपको बता रहा था, शक पैदा हुआ इन लोगों के जहन में। प्राची जी, मैं इनसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी हैं इनके हिसाब से। ये बताइए प्रूफ एक स्टेटमेंट का। चलिए, वरना इन पे या तो माफी मांगेंगे या इनके ऊपर लीगल एक्शन। अरे भाई, पार्लियामेंट में आपके चुने हुए सांसद, आपको कुछ पता ही नहीं। ना मेरी बात सुनिए, पता ही नहीं, आप स्टेटमेंट बताइए, फालतू बातें मत करिए सर। आप मुझे स्टेटमेंट बताइए या तो आप वापस लीजिए। कहा ऑफिशियल स्टैंड है, बताइए। आप ऑफिशियल स्टैंड दिखाइए सबके समय। ये ऐसा नहीं चलेगा कि आप फेक न्यूज के ऊपर फेक न्यूज फैलाते जाएंगे। आप समझे? आप नहीं चलेगा। अब मुझे आप बताइए कि क्या मुसलमानों को इस संविधान के हिसाब से धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए? बताइए मुझे। ये जिन्नावाली, ये बाबा साहिब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए? सर, आप मुझे जवाब दीजिए। मुसलमानों को प्राची जी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान अलाउ नहीं करता। ये मुसलमानों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते, तभी सोनिया गांधी ने बैठ हाउस के बाद कहा था कि आंसू आ रहे जब आतंकवादी थे वो। क्या बात कर रहे हैं? जब मुमताज आलम रिजवी जी, जब चुनाव हो रहा था, पाकिस्तान के मंत्री ने बोला था कांग्रेस और इंडी का गठबंधन जो है आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में। प्रदीप भंडारी जी, नौबत इसलिए आई क्योंकि सरकार ने ऐसा माहौल क्रिएट किया, मुमताज आलम रिजवी जी कह रहे हैं, और उनके पास उदाहरण है संसद का, जहां चुने हुए सांसद को, एक चुना हुआ सांसद किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इनको इस बात पर आपत्ति, और ये कहते हैं कि पूरी बीजेपी की सोच है। कार्रवाई नहीं की मैडम, तो क्या इंचार्ज बना दिया तुमने? एक मिनट मुमताज। मैं अगर इस रैशनल को आगे लेके जाऊं और मैं इस रैशनल को आगे लेके जाऊं तो फिर सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा गया इंडी अलायंस के द्वारा। तो ये तो 100 करोड़ हिंदुओं का पूरी तरीके से अपमान कर रहे हैं। इनकी भाषा में यही है कि 100 करोड़ हिंदुओं को गाली दो, 100 करोड़ हिंदुओं को जाति के अंदर बांटो, और साथ में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करो। मुझे बताइए कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो डिबेट आर्टिकल 370 की है शिफ्ट कर रहे, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मुसलमानों को फायदा मिलेगा? महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है, महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है, इसमें महाराष्ट्र के मुद्दों से ज्यादा, प्रदीप भंडारी जी एक मिनट रुकिए, और मुमताज आलम रिजवी जी आप दोनों भी रुकिए जरा, आवाज दोनों की डाउन करिए। मैं आपसे समझना चाह रही हूं हुसैन दलवाई जी, पाकिस्तान और बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, या वोट जिहाद, ये सारे नारे मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में सुनाई पड़ रहे हैं। क्या जनता के मुद्दे कहीं खो से गए हैं? बिल्कुल सही बात है। और ये सारे मुद्दे कौन उठा रहा है? फडणवीस साहब बार बार बोलते हैं, उनका कोई भी प्रवक्ता आया, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद, ये हुआ, मटन का सवाल से उठाएंगे, सारे इसी तरह के सवाल वो उठाते हैं। और यहाँ उन्होंने एक भी नुमाइंदा अपना मुसलमान लिया नहीं है। ये ध्यान में रखिए, उनका सारा एजेंडा एंटी मुस्लिम बात करके हिंदुओं को इकट्ठा करना और सत्ता पे आना ये है। लेकिन यहाँ का हिंदू, महाराष्ट्र का हिंदू शिवाजी महाराज को मानने वाला है, वो महात्मा फुले को मानने वाला है। वो यहाँ एक परंपरा हो गई, यहाँ के संतों की जो परंपरा है वो बड़ी परंपरा है। उन्होंने मुसलमानों को साथ में लिया है, मुसलमान भी संत मराठी हो गए हैं। ये ध्यान में रखिए, जानबूझ के यही बात बार बार दोहराते हैं। मैं तो बोलूँगा, आतंकवादी कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं है ऐसा मैं बोलूँगा भी नहीं। हो सकते हैं मुसलमान भी, लेकिन हिंदुओं में कम आतंकवादी है। खुद आरएसएस में क्या सिखाया जाता है? आतंकवादी सिखाया जाता है। जिस ढंग से वो बात करते हैं वो आतंकवाद है। ये हम यहाँ की सवाल है, कम से कम यहाँ के सवाल जो है महाराष्ट्र के, वो बेकारी का सवाल है। यहाँ महंगाई का यहाँ पर बहस आतंकवाद को लेकर मैं कर नहीं रही थी, लेकिन आतंकवाद को एक धर्म से जोड़कर आप क्यों देख रहे हैं हुसैन दलवाई जी? वही क्यों नौबत आ रही है आपको ये बताने की कि किस धर्म में कितने आतंकवादी हैं? या आप कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं किस संस्था को कि वो आतंकवाद पैदा करती है नहीं करती है? ये अधिकार कैसे मिला आपको?
आ रही है दलवाई जी आवाज? प्राची जय जी और मुझे बोल रहे हैं, जी जी मुझे पूछ रहे हैं जी प्राची जी दलवाई जी आप ही से। और जिस ढंग से बातें करते हैं यहाँ आके उसका चीफ मिनिस्टर यूपी का यहाँ आके जिस ढंग से बात किया, बटेंगे तो कटेंगे, ये बात क्या ढंग से है? बात? इस तरह की एक्सट्रीम बात करना, आतंकवाद अलग क्या होता है? हुसैन दलवाई हिंसा के जी, ऊपर समाज उनका को एक विश्वास करने है, की ये ध्यान में बात रखिए। कब से आतंकवाद चार होने बातें लगी, RSS ये के समझाइएगा साथ जरा। या आतंकवाद मैडम, जैसे शब्द का प्रयोग कब किया मैडम, मुख्यमंत्री जरा- ने? आपके तो नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का लिबास देख लीजिए, उनके कपड़े देख लीजिए, उनके बाल देख लीजिए। आप तो स्टाइलिंग सिखाने पर लगे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। मैं प्रदीप भंडारी, बहुत छोटा कमेंट, जयेश जी भी बोलना चाह रहे हैं, बहुत छोटा कमेंट इस बात पर जो दलवाई जी कह रहे हैं कि धर्म नहीं होता किसी भी चीज का। आपके शो पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने वापस से हिंदू आतंकवाद को आगे बोला। इन्होंने क्या बोला? आतंकवादी हिंदू हो सकता है, हमारे लिए तो आतंकवादी आतंकवादी होता है। याकूब मेनन आतंकवादी है, पर याकूब मेनन में ये मुसलमान ढूंढेंगे। जाकिर नायक हमारे लिए आतंकवादी, उसमें ये मुसलमान ढूंढेंगे। बुहान वानी वाले आतंकवादी, उसमें मुसलमान ढूंढेंगे। बाटला उसके वाले आतंकवादी, उसमें मुसलमान ढूंढेंगे, क्योंकि इनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करके वोट चाहिए। और आज वापस से जो पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैफरन टेरर, क्या बोला इन्होंने? हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। मतलब इनकी मंशा हिंदू को आतंकवादी समाज साबित प्रदीप करने की भंडारी है। जी, आप प्रदीप भंडारी जी से पहले वाली बात भी सुनते हैं। हुसैन दलवाई जी ने कहा कि आतंकवादी कोई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। आप भी तो सेलेक्टिव सुन सकते हैं ना कभी कभी। क्या नहीं, धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप? ये अल्टीमेटली तो नहीं, हिंदू के अच्छा पूछिए इनसे, आतंकवादी का 10 क्यों, आतंकवादी का धर्म क्यों देख रहे हैं? ये याकूब मेनन इनके लिए आतंकवादी है, और मुझे बताइए इनके लिए याकूब मेनन आतंकवादी है, जाकिर नायक आतंकवादी है, इनके लिए जाके बुरहान वानी आतंकवादी क्यों नहीं खुल के बोलते? क्यों याकूब मेनन प्रदीप भंडारी जी बोला कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है? जयेशवानी जी, मेरा सवाल पहले प्रश्न सुन लीजिएगा सर। मेरा सवाल महाराष्ट्र के कंसर्न को लेकर ही है, और ये मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मेरा जवाब मुझे काउंटर तो करने। अरे तो सर पहले सवाल होता है सर डिबेट में, उसके बाद काउंटर करते हैं, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। मुझे पता है बोलेंगे वही जो आपको बोलना है अपने दूसरे विपक्षी लीडर को लेकर, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपसे कर लूंगी। मैं सवाल ये कर रही हूँ सर आपसे, जरूरत क्यों आन पड़ी है कि उलेमा बोर्ड जो है वो बाकायदा चिट्ठी जारी कर रहा है, जो मौलाना है मस्जिद के डिंडोशी के, उनको ये बताना पड़ रहा है कि भाई बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना अलग थी, या ये वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली बिल्कुल अलग थी, अब विकास के राह पर उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। ये नौबत क्यों आ रही है कि धर्म की राजनीति देखने को मिल रही है? देखिए, धर्म की राजनीति, जब धर्म राजनीति में आया है ना, राजनीति का नुकसान हुआ है और धर्म का भी। दोनों चीज़ें अलग होनी चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक रखता हूं, और मैं ये मानता भी हूं कि इस तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब डिंडोशी के उलेमा जी क्या कह रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, उनका जवाब वो देंगे, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, नंबर 1। लेकिन मैं आतंकवाद को मजहब से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन पार्टी से जरूर जोड़ूंगा, और वकील हूँ तो सबूत दूंगा। ये है फोटो, ये किसकी फोटो है पता है आपको? संघ का यूनिफॉर्म पहने हुए, यह है प्रदीप कुरुलकर। इन पर आरोप क्या है, चार्जेस क्या है पता है आपको? महाराष्ट्र के ही है प्रदीप कुरुलकर। ये DRDO के साइंटिस्ट थे जिनको पाकिस्तान के लिए स्पाई करने के इल्जाम में अब तक जेल में बंद रखा गया है। ये पाकिस्तान के एजेंट थे, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के सिंपथाइजर भी थे, और उनके फेसबुक वॉल पे प्रदीप कुरुलकर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको कई सारी अच्छी चीज़ें उनका समर्थन करने वाली मिल जाएगी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि धर्म से नहीं लेकिन पार्टी से जरूर जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को स्थान दिया जाता है और बातें बड़ी लंबी लंबी की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा स्टेज पर जाकर। दूसरी चीज़ ये है तारीख 27/11/2019, प्रदीप भंडारी जी को पता नहीं होगा या फिर उनको जानकारी, मैंने कहा ना कि ये लोग पढ़ के नहीं आते, इनका थोड़ा सा वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। जो मैं तारीख कह रहा हूं ये जाके देख ले, 27/11/2019 सदन चल रहा था महाराष्ट्र का, देवेंद्र फडणवीस खड़े थे और देवेंद्र फडणवीस ने सदन में ये कहा है, सदन का रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो जाके बाद में देख ले, और गलत हो तो अगली बार मुझे बोल दे फोन करके या किसी और डिबेट में। देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन की वो तरफदारी करते हैं और उनकी वजह से मुस्लिम रिजर्वेशन आ गया। इस देश में किसी मजहब के आधार पर कभी रिजर्वेशन नहीं आ सकता, ना ही आना चाहिए। रिजर्वेशन जो कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो जाति के आधार पर है, और जाति के आधार पर महाराष्ट्र में ही नहीं
कई सारे देश के ठीक है हिस्सों सर, में मुसलमानों को ऑलरेडी ठीक। रिजर्वेशन चल रहा है। जो मुसलमान खाटिक होते हैं, तो आप कानून समझ लीजिए मैडम, क्या होता है ये जो अनपढ़ आते हैं ना भारतीय जनता पार्टी वाले, वो यहाँ पर आके अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं कानून की क्लास लगा लूं, में वो सुना कानून जाता की है। क्लास यहाँ इनको पे ना कानून ऑर्गेनाइज की कर समझ है ना लूं इनको और इतिहास की बैठकर पता है। मैं आप और हम जितने भी लोग हों सब कानून को पढ़ लें। नहीं मैम, अगली बार मैं कोशिश करता हूँ आसानी से समझाने की, कानून ताकि लोग समझ कानून सकें। की क्लास मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आसानी से अपने लोग समझ मुद्दे सकें, पर बस आपसे इतनी चर्चा कोशिश है करना मेरी। चाह रही थी। प्राची आपने जी। बड़ा साफ गोई से कह दिया, मैं आ रही प्राची प्रदीप जी। जी, आपने बड़ा साफ गोई से प्राची कह जी। दिया कि वो मौलाना वो उलेमा क्या कहते हैं, मुझे उससे क्या मतलब। अरे सर, आपके नेता के बारे में कहते हैं, कोई और अगर कहता है, विपक्ष का कोई नेता कहता है तो आप मैं देते नहीं हैं ना दे जवाब सकता, ये उसको। मैंने कहा, मुझे मतलब नहीं, ये नहीं कहा। तो देते हैं ना आप उनको जवाब, तो ये तो मुझे समझा हाँ, तो दीजिए मेरी ना पार्टी कि का ऐसा अगर कोई क्या बंद- मैसेज मेरी जा रहा है पार्टी या से- ऐसा क्या हो रहा मैडम, है। मेरी पार्टी- सर अच्छा, जय जो श्री, उद्धव साहब ने- ऐसा क्या हो रहा है, जो भी ऐसा उद्धव क्या साहब ने बदल कहा गया होगा, वो आप कि पूछिए मुझसे। मौलाना साहब को ये दिख रहा है कि बाला साहब वाली पार्टी नहीं है। हाँ, वो तो मैं भी किसी मोहल्ले में गया था, मैं कल्याण वेस्ट में सचिन बासरे जी का प्रचार कर रहा हूं, तो मैं भी किसी मुस्लिम मोहल्ले में गया था, तो वहां के लोगों ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि साहब, कोविड के 2 सालों में जिस तरीके से उद्धव साहब ने बिना मजहब देखे, बिना जात देखे, बिना अमीर देखे, बिना गरीब देखे, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को संभाला है, हमें सेकेंडरी सिटीजन ना समझते हुए भी बीडी सिंह जी। हमको जिस तरीके से अपनाया है और हमारी मदद की है, हम ये जिंदगी भर नहीं भूल सकते। हाथ जोड़ के बताया, आंखों में आंसू थे उस माता के। तो जयश्वानी जी, फिर तो यही सवाल तो ये बात है है कि कि बाला सारे साहब लोग हमारे ठाकरे, साथ जुड़ रहे हैं। आप तो खुद ही मुझे बताते हैं, आप लोग मैंने बताते जवाब ना दे कि दिया बाला आपके साहब सवाल ठाकरे का। की विचारधारा सुनिए क्या मेरी थी, तो ये कन्वे जमीन पर नहीं। मैं बस एक मिनट प्रदीप जी, बीडी सिंह जी इस बात का जवाब दे दें एक बार, जयश्वानी जी को ज्यादा ठीक रहेगा। मैडम, वो बीडी भी सिंह निकाल जी, के रखा है, एक काम सेकंड, ऐसा वो भी किया निकाल के है रखा है, उद्धव वो भी ठाकरे आपको सुना साहब देता हूं, ने 45 कि सेकंड वो है, सबके सुन बीच में लीजिए। पॉपुलर हो ये गए। बाला नहीं साहब की सर, आवाज अपने है, वक्त नहीं है सुनिए, मेरे पास, सुनिए। मैं नहीं सुन पाऊंगी। ये बाला साहब की आवाज भरपूर सुनिए। समय दिया है आपको। मैडम, अब सुनिए ना, आवाज अब सबूत ही दे रहा हूँ, बीडी सिंह जी बोलिए। अब सबूत दे रहा हूँ, अब सबूत दे रहा हूँ, जो बाला साहब कह रहे हैं बोलिए वो सबूत बीडी दे रहा सिंह हूं। जी। प्राची जी, सवाल एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये कह रही हूँ, जयश्वानी जी ये कह रहे हैं कि हम बदले हैं, हम नहीं बदले हैं, लेकिन हमने काम बहुत किया है, और जब हमने काम किया है बिना किसी भेदभाव के, तो लोग हमें प्यार करते हैं, हमें समर्थन देते हैं, वो किसी भी मजहब या जाति या धर्म के हो। जयेश जी से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो डिबेट में बार बार ये बोलना छोड़ दें कि ये अनपढ़ प्रवक्ता है, अनपढ़ ये जो है। देखो यहाँ तो क्या है, जो भी सिलेक्ट होते हैं, चाहे बीजेपी से हो, चाहे शिंदे गुट से हो, चाहे जिस गुट से हो, सब एक मेरिट बेस पे आते हैं। तो अनपढ़ बोलना बार बार छोड़ दें, ये मेरा रिक्वेस्ट है, और ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। दूसरी बात ये है कि जो अगर जयेश जी का बोलना है कि कोविड में इतना मेरा जो है उद्धव साहब ने ये किया वो किया, तो जो लोकसभा का इलेक्शन था, तो स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे तो शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट जो है 47% है, और उद्धव जी का जो है स्ट्राइक रेट 42% है। तो स्ट्राइक रेट तो दिखना चाहिए ना लोकसभा में, क्यों नहीं दिखा? मुझे जवाब देने के लिए समय दीजिएगा जरूर, प्लीज दीजिए जवाब छोटा सा, आप बोल लीजिए। बोलिए जयश्वानी जी, दीजिए छोटा सा प्राची जवाब। जी, मैं आ सकता हूँ डिबेट में? मेरे पे मैडम कई ऐसा बार- है कि प्राची जी, आ क्या रही आ हूं, मैं आ रही हूं, सकता हूँ? जय- 10वें नंबर पर अच्छा ठीक है, बोलिए प्रदीप भंडारी जी। प्राची जी, पहली बात तो क्या नाम बताया आपने उद्धव सेना के प्रवक्ता का? हाँ, नाम में कोई याद नहीं, छोड़िए। देखिए, इनकी जो सोच है वो हर भारतवासी को अनपढ़, गवार, यही बोलने की सोच है। ये ऐसी लोगों की सोच है, तो इनको पर्सनल देखिए। प्राची जी, अगर ये ऐसी बात करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो सकती। डिबेट करा लीजिए। जब ये बोल रहे थे, अपना प्रवचन दे रहे थे, तो ये बोल रहे थे। बोलिए अब जब मैं प्रदीप बोल जी, रहा हूं बोलिए। उसके बीच में है तो नहीं बोल रहा सकते कोई ना। बीच में, बोलिए। प्राची जी, पॉइंट नंबर 1, इन्होंने संविधान का आपको ज्ञान दिया और इन्होंने कहा अपनी लीगल डिग्री छोड़ देंगे। भारत के संविधान में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के हिसाब से शपथ ली। ये संविधान के ज्ञाता बात करते हैं, इनको इतना ही नहीं पता। पहली बात, राइट टू इंफॉर्मेशन पहली बार भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था जब आर्टिकल 370 हटा था। 100 से ज्यादा धाराएं लागू हुई थी, दलितों को रिजर्वेशन पहली बार मिला था। तो ये झूठ बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस की भी झूठी बात करते हैं। 2024 का स्टेटमेंट उठा के देखिए देवेंद्र फडणवीस जी, हमारा मैनिफेस्टो अभी जिसमें देवेंद्र फडणवीस जी है, जिसमें हम कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे। ये बड़ी बड़ी बातें मुस्लिम आरक्षण खिलाफ बोलते हैं। इनको पत्र लिखते उलेमा बोर्ड कि मुस्लिम आरक्षण अलग से पुलिस भर्तियों के अंदर होना चाहिए, जिसके खिलाफ अगर उद्धव ठाकरे तो छोड़ देना है, या ओपन पत्र लिख दो उद्धव ठाकरे।